बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और सियासतदानों के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है, इसका हल क्या है? आज जो पार्लियामेंट का इजलास था और जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से तो ये तासुर नहीं मिल रहा जो राना सनाउल्लाह साहब माजी में ये बात कर रहे थे कि अगर आप हमारे साथ गुफ्तगू शुनीद करना चाहें तो हम आगे बढ़ के बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें आने वाले दिनों में ये लगता है कि सियासत एक बंद गली के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि कोई इदारा बंद गली में नहीं है, सियासत बंद गली में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली के अंदर इस वक्त मौजूद है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान मुखालिफ नारेबाजी भी करते रहे हैं और ख्वाजा आसिफ ने जो माजी को दोहराया है और माजी में वो बातें की हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दौर में किया करती थी, अब वही बातें पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने माजी वाले लोगों के बारे में की। हाल में वो किसी और पे तकिया किए हुए हैं। मुस्तकबिल में जाके अगर वही बातें दोबारा दोहराई जाएंगी तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो मखसूस नशिस्तें थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया हुआ था कि इनकी मुअत्तली होगी, तो वो आज उनकी तरफ से मुअत्तल कर दी गई। तकरीबन 77 के करीब मखसूस नशिस्तें थीं जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मिला के डिक्लेयर की गई थी, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। जिसमें कौमी असम्बली में 13 नशिस्तें जो मखसूस हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कम हुई हैं, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो 5 नशिस्तें उनकी कम हुई हैं, और उसके साथ साथ 4 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कम हुई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की भी नशिस्त कम हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में वो जो नशिस्तें कम हुई उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की, जब उसके अंदर ये लुकमा दिया गया कि सदर का जो इलेक्शन था वो सदर का इलेक्शन भी मुतनाज़ हो चुका है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर ये नशिस्तें कम भी कर दी जाएँ तो तब भी सदर के इलेक्शन के ऊपर कोई हर्फ नहीं आता। तो क्या हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस राइज पाएगी कि अगर किसी के नंबर गेम ज़्यादा भी है और उसमें मज़ीद इजाफत कर दी जाती है तो उस इलेक्शन के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने वाला? दूसरी तरफ अगर पंजाब की हुकूमत को देखें तो वफाक इकदाम ये उठा रहा है कि जिसमें MD प्रोक्योरमेंट को जो पास्को के हैं और पास्को के MD जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से। लेकिन हमारे ही प्रोग्राम में ये बात की गई थी कि पास्को के गोदामों में इजाफी गंदम जो है वो नहीं मंगवाई गई और वहाँ पर नहीं रखवाई गई। तो प्रोक्योरमेंट के MD को मुअत्तल करने की फिर वजूहात क्या थी? एक तरफ वज़ीर आज़म जो है वो ये नारा लगाते हैं कि अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर हम किसानों के साथ परेशानी जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसानों का जो इस्तेहसाल हो रहा है उसके खिलाफ इकदामात हम उठाएंगे और किसानों को सहूलियात फराहम करेंगे। तो दूसरी तरफ पंजाब में क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं? पंजाब में तो इकदामात उसके बरक्स हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है? और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 23 अरब जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें बिजली के नर्ख मुख्तस कर दिए गए थे, जिसमें घरेलू सारिफीन के लिए 100 यूनिट तक बिजली 3 रुपये और 100 से ज़ायद यूनिट्स जो 300 से नीचे हैं उनके लिए बिजली 5 रुपये और 300 से ज़ायद यूनिट्स के लिए बिजली 6 रुपये और जो सनती सारिफीन हैं उनके लिए 300 यूनिट तक बिजली 10 रुपये और उससे ऊपर 15 रुपये हो गई। तो लेकिन इसके बावजूद भी हड़ताल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, हालात कशीदा दिखाई देते हैं। तो क्या नताइज निकलेंगे, इसी पे बात कर लेते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं, पंजाब की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। राना साहब, आज कौमी का इजलास, ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो आज बम्बारमेंट की है अपोजिशन बेंचेस के ऊपर, तो उससे तो ये तासुर नहीं मिलता कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई गुफ्तगू शुनीद हो सकती है। तो आपको इशारे क्या दिखाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिल्कुल, मैंने वो इजलास देखा और ख्वाजा आसिफ साहब की धुआंधार तकरीर भी सुनी। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब भूल गए शायद उस पूरी तकरीर के अंदर कि उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जनरल जिलानी को क्या कहते थे। वो शायद भूल गए कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद को वो क्या कहते थे। शायद वो भूल गए कि और भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको वो क्या कहते थे। ख्वाजा साहब को पूरी तकरीर करनी चाहिए थी। ख्वाजा साहब को सबका जिक्र करना चाहिए था, सबका जिक्र करना चाहिए था। लेकिन वजह यह है कि ख्वाजा साहब रात को कोई बात करते हैं, दोपहर को कोई करते हैं, किसी वक्त कोई करते हैं। इसी तरह हमारे लीडरान उन इश्यूज़ से बिल्कुल नज़र हटाना चाहते हैं जो इश्यूज़ हैं। बात यह है कि यासिर साहब एक बात ध्यान में रखिएगा, जो बात आज चौधरी परवेज़ इलाही ने कही है वो बात बड़ी अहम है, और वो बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो हर सूरत में चाहती है कि मुज़ाकरत ना हो, हर सूरत में चाहती हैं कि इसके रास्ते में रुकावट पैदा करें। सर अब छोड़ दें इस आज के पार्लियामेंट के सब को छोड़ दें। IMF की रिपोर्ट क्या आई है?
IMF ने अपनी रिपोर्ट में किस जमात को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कहा है? आज़ाद उम्मीदवार को कहा है ना, सबसे ज़्यादा वोट आज़ाद उम्मीदवारों ने लिए हैं ना, ये IMF की रिपोर्ट में है ना, ये किसी और जगह तो नहीं है। तो वो रिपोर्ट जो है वो तो इन पर फर्द जुर्म है। उस रिपोर्ट ने तो ये साबित कर दिया कि जो जो इन्होंने 2 नंबरी की, जहां जहां पे 2 नंबरी हुई, जहां पे ये सारा कुछ हुआ, वो क्या है, उन्होंने साबित कर दिया। उस रिपोर्ट ने उसी पे ये डिपेंड करते हैं ना, उसी पे सारी सिफारिशें चल रही है ना, उसी पे सारा कुछ चल रहा है ना। तो ये तो बड़ा क्लियर और साफ और वाजे हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर एक ही सियासी जमात है जिससे ये इस कदर खौफजदा हैं कि उनके लीडर जेल में हों तो उसके ख़िलाफ़ 2-2 घंटे ये असम्बली में बात करते हैं, उनके लीडर पर इल्ज़ामात लगाते हैं, साबित नहीं होता, जो कुछ हो सकता है ये करते हैं, कुछ भी साबित नहीं होता। तो ये तो ख्वाजा आसफ साहब की तकरीर मैंने देखी। ख्वाजा साहब तकरीर में से ना पता कौन कौन सा हिस्सा निकाल जाते हैं। वो एक होता ना कि नमाज पढ़ पढ़े, किस हालत में, ये नहीं बताते किस हालत में। ख्वाजा साहब बताते हैं ना कि जनाब कब सियासत शुरू हुई, किस लीडर की कब सियासत शुरू हुई, कौन सा लीडर किसको अपना सियासी बाप कहता था, किस लीडर को कौन कहां से लेकर आया, किस लीडर के लिए किसने कहां पर क्या बनाया, किस लीडर के कहने पर कौन वजीर खजाना बना, किस लीडर के कहने पर फिर आगे से आगे बात चली, कौन किस कहता था कि मेरा रूहानी वालद, मेरा सियासी वालद फलां जनरल है, नहीं कहते थे। ऑन द रिकॉर्ड है ये। फिर जब आप जनरल अयूब पे बात करेंगे, जब आप किसी पे बात करेंगे, तो फिर आपको अब ये भी देखना होगा कि आप जिस शीशे के घर में रह रहे हैं, उस शीशे के घर में रहने वाले जो हैं, क्या वो इससे महफूज रहेंगे? नहीं रहेंगे ना महफूज। हमें वो बात वो करनी चाहिए जो बात होनी चाहिए। ये कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, इसको कोई हमसे नहीं छीन सकता। बल्कि वो मकबूजा कश्मीर भी हमारा था, हमारा है और हमारा होगा। सोचना ये है कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर इस पर बात क्यों नहीं हुई। इस्लामाबाद के अंदर बैठकर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे हैं। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फराबाद में होनी चाहिए थी, इस्लामाबाद में नहीं। वहां जाके बात करते, वहां बैठ के करते। खुद वो कहते हैं 11 माह से ये तहरीक चल रही थी, तो क्यों नहीं इस तहरीक को रोका, क्यों नहीं उन्हें समझाया, क्यों नहीं उनके मुतालबत माने, क्यों नहीं इस खून खरेजी को रोका गया, क्यों ये आदत डाली गई क्या हम एहतजाज ही करें, हम अपनी जानें दें या जानें लें। यार ये तो हमारी एक सैरगाह थी, तफरीही मकामात थे, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते थे, हम मसाले देते थे, वहाँ के मीठेपन की मिसालें देते थे, वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की मिसालें देते थे। ये हमने क्या कर दिया। और हमारी पार्लियामेंट के अंदर आज क्या खूब गुफ्तगू होती रही। क्या गौहर अयूब ने यही कहा ना कि फ़लाँ 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 चीज़ पर कमीशन बना दिया जाए, फैसला कर लिया जाए। यासर साहब यही बात की ना, बैरिस्टर गौहर अली ने, गौहर अयूब ने, उमर अयूब ने। तो ये कोई गलत बात है? आप एक कमीशन बना दें, वो कमीशन कहे ये गलत है, ये बंदा गलत है, उसे पकड़ के अंदर करें, कोई माफी नहीं होनी चाहिए। सानिया 9 मई का हो, सानिया 10 मई का हो, सानिया कोई भी हो, जो जुम्मेदार है, इबरतनाक सजा होनी चाहिए। बनाए करें, बिल्कुल चेक करें कौन कहां पर कैसे है। आज तो आपको एक चीज़ का खबर दे दूं ना, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं, हो सकता है कल के प्रोग्राम में हमारे ये चलती हो, परसों के प्रोग्राम में चलती हो, 2 हफ्ते बाद चलती हो। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तब्दील हो जाएंगे, ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तब्दील हो जाएंगे। साहब वो तब्दीली बड़ी बात नहीं, तब्दीली क्या हालात में आएगी? जी हालात में आएगी वहाँ के। अब वहाँ के हालात, अगर आप जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के वो अदारे जो हालात को बेहतर कर सकते हैं, वो जाके वहाँ मुज़ाकरात करें और उसके बाद ये होंगे।
अब मैं इस बात को ज़्यादा खोलना नहीं चाहता कि इसके बाद कहाँ पे कौन क्या नहीं करना करेगा। मेरी दुआ है, मैं हमेशा कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मेरे मुल्क में सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए। आप भारतीय टीवी देख रहे हैं, आप भारतीय टीवी पर ये सारा कुछ देख रहे हैं, वहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। ये तो देखें यहाँ से सारी वीडियोस लाइव कौन पहुँचा रहा है, इंटरनेट की बंदिश के बावजूद ये चीज़ें कौन वहाँ पहुँचा रहा है, कौन कौन पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ बिप्पर दे रहा है, कौन कौन वहाँ पे क्या क्या कर रहा है। चाहे वो कोई भी है, पहली जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है, पहली हुकूमत पे आयद होती है। 3 सियासी जमातों की वहाँ पे हुकूमत है, और ऐसी हुकूमत कि जिसके पास सारा कुछ होने के बावजूद भी नहीं है तो अवाम का इत्बार नहीं है, नहीं है तो अवाम का इत्बार नहीं है, नहीं है तो अवाम की हमायत नहीं है, नहीं है तो अवाम की खुशी नहीं है उनके साथ। उसकी वजूहात बड़ी क्लियर है। वो सैर सपाटे पर अपने एक दूसरे की सियासत पर लगे हुए हैं। वो ललकारते हैं मुजाहिरीन को, आओ नहीं तुम्हारे मुतालबात मंजूर होने देंगे। और भाई उस नोटिफिकेशन को जो तुम टीवी पे दिखा रहे हो, जाओ जाकर मुजाहिरीन को दो, उन्हें कहो कि लो मैं आपकी अदालत में आ गया हूं, मैंने आपका मुकदमा लड़ा है, ये लो नोटिफिकेशन, तुम्हारे सारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं, आओ मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करो, आओ मिलकर इन तमाम चीज़ों को करो। और वो लोग जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने शहीद किया है सब इंस्पेक्टर को, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हक बनता है, सारा कुछ करें। लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ कि जब हमने फैसला कर लिया हो कि हमने ये कुछ नहीं होने देना और ये सारा कुछ चलने देना है, जब आप यहाँ पर वकला को माफ़ करने की पोजीशन में ना हो, जब आप वकला को फैसला कर लें कि डंडे पकड़ लो, वकला को भी मारना है, जब आप फैसला कर लो सहाफ़ियों को भी मारना है, जब आप फैसला कर लो सियासी कारकुनों को भी मारना है, जब आप फैसला कर लो कि जनाब आम शहरियों को भी मारना है, जब आप फैसला कर लो कि किसानों को भी मारना है, जब आप फैसला कर लो कि भूख से भी मारना है, तो फिर आप क्या कर लेंगे? गजा मार्च वालों को भी मारना, गजा मार्च वालों को, यार वो तो ठीक किया ना उन्होंने। और फिर आप अपने मनपसंद, अब मैं कहने दूँ ना, इजाज़त है यासिर साहब, आप बुरा ना मना जाए, फिर आप अपने मनपसंद सहाफ़ियों को कहीं जाएँ, जिन्होंने मुल्क की सरकारी खाते में सैल भी करके हैं, ठीक है ना, उन जो सी कहने मर गए कौल काकरी हमदे गोलों को डाल ये तो हमारा आलम है, ये तो हमारा वक्त ये मामला है। मैंने कल की बात बताऊं, मैं कल एक जगह गया, एक मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन यूनियन काउंसिल का, पता चला कि उसे थाने में वो किसी की सिफारिश करने गया, थाना शालीमार में यासर साहब, और जब उसने अपना नाम लिया, चांदी कहा उसने, अपने उसके नाम के साथ एक चांदी रखता, उसने चांदी कहा, तो उसको पकड़ कर इतना मारा गया, इतना मारा गया कि वो पूछता रह गया मेरा कसूर क्या है, ये मुस्लिम लीग नून के अपने बंदे के साथ हो रहा है। तो उसने कहा जनाब हुक्म है कहीं से, हुक्म है कहीं से। और उसकी इंक्वायरी जो है वो आज के दिन तक पेंडिंग है, और बेचारा वो इंसाफ के लिए दर बदर हो रहा है। तो फिर आप किस तरह यकीन करेंगे कि बाकी सियासी जमातों के कारकुनों को इंसाफ मिलेगा, बाकी किसान को इंसाफ मिलेगा? किसान आज आपने सुना है तो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा कौन सा गंदम का बहरान है, कौन सा गंदम का नुकसान है, सुना है ना आपने? हाँ जी, उन्होंने कहा जी कौन सा बहरान है कि जिसमें आटा सस्ता हो गया, और कौन सा नुकसान है ये भी कहा ना, वही ना। तो लाए ना फिर यार कमाल के काकर साहब, आप वैसे भी आपको सहाफ़ी अच्छे नहीं लगते थे, काकर साहब आइए ज़रा आके सिंध और पंजाब के देहातों का विज़िट कीजिए, देखिए कितने किसानों की बेटियां जिनकी शादी होनी थी उनकी शादी कैंसिल हो गई है। आइए आकर देखें कितने किसान मकरूज हो गए हैं, आइए आकर देखें कितने लोगों ने अपना क्या क्या रहन रखा दिया है, आइए आकर देखें कि कितने घरों किसानों के घरों में भूख नाच नहीं है, आइए आकर देखें कितने किसानों के बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए हैं, आइए आकर देखें कि जनाब बहरान क्या है। अगर ये नहीं है कुछ तो वज़ीर-ए-आज़म ने पास्को के एमडी और जीएम प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल क्यों किया? वज़ीर-ए-आज़म इसलिए ना,
मैं यही कह रहा हूं, अगर वो नहीं है इसलिए किया है कि जनाब उन्होंने बार वक्त खरीदारी नहीं की, यही कह रहे हैं उन्होंने, आपने ऐप नहीं बनाई। तो मुझे तो यासर साहब एक चीज़ है, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो पूरी कौम से एक दवा कर कहूँगा कि आप सब मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह पढ़ा करें, दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें, फिर जाकर हमें निजात मिलनी है इन मुश्किलात से। मुझे नहीं चाहिए कौन हुक्मरान है कौन जो मर्जी है, लेकिन आप दरूद शरीफ पढ़ें, इन निजात हासिल करें इस मुश्किल से, क्योंकि हम पर जो कुछ अजाब आ रहे हैं ना, हमारे अपने अमलों की वजह से आ रहे हैं, हमारी अपनी नीयतों की वजह से आ रहा है कि एक तरफ लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी तरफ अगर कोई मुझे चले छोड़ दे जी, चले मैं कहता हूँ आज छोड़ दें इमरान खान को जी, नहीं कुछ नहीं है वो, छोड़ दें मतलब मैं कह रहा हूँ मान लें वो कुछ नहीं है। अच्छा। तो फिर 3-3, 4-4 घंटे असम्बली में उस पर तकरीर क्यों होती है भाई? हर इनका तर्जमान उठकर उस पर क्यों करता है सारी गुफ्तगू? हर इनका लीडर उठकर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता है? नहीं है अगर वो नहीं उसका वजूद, क्यों करते हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई? जेल में आपने बंद कर दिया, मुलाकात पे आपने पाबंदी लगा दी, टेस्ट आप उनके नहीं होने दे रहे, तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी है? एक मुझे दिखा दें सूबे से लेकर मरकज तक इनके तर्जमानों की जिसमें उनका जिक्र ना हो। वैसे टीवी पे उनके नाम लेना जुर्म है यासर साहब, तो इनका जिक्र ना हो। मुझे बता देना असम्बली का एक इजलास बता दें जिसमें उनका जिक्र ना हो। ये है इनकी शिकस्त। शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे की वजह क्या? सदके जामा तड़ता हूँ। वाह 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 वाह, जिमें तुहानू पता ही किसे गल क्यों दिया है? मुझे नहीं पता ना, मैं अगर मुझे पता हो तो फिर मैं बयान किया बड़े साथी आपसे क्यों पूछता? मैं कहना बड़े साथी हो तुसी भी काकर साहब ही हो। बताएं क्यों? जिन्होंने पता ही किसी चीज़ का नहीं। क्यों कीता? क्यों किया इस्तीफा? क्यों आपको नहीं पता? नहीं, आप मुझे बुलाए बाहर लंदन से, कहन साड़ी गल हो गई है और यहाँ पे मेरा जलसा भी करा दें, मेरे हाथ से कबूतर भी उड़ा दें, हैं मुझसे एयरपोर्टों के ऐलान भी करा दें, मुझसे सारे ऐलान करा कर मुझे आप मेरी शेरवानियाँ भी सलवा दें, और एन टाइम पे पता चले कहीं से हुक्म आया कि जनाब तुसी नहीं तुसी हो, तो फिर मेरा ये हक तो बनता है ना जनाब, मैं पार्टी का सदर तो बनूँ ना। फिर मेरा ये भी हक बनता है जनाब मैं बाकी भी काफ़ी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कराऊँ। आपको पता है ना बाकी जो चीज़ें मर्ज़ी से हुई हैं। फिर मेरा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि ये मैं बताऊं कि ताकत मैं हूं, जिससे आप बात कर रहे हैं ताकत वो नहीं है, ताकत का महवर मैं हूं, ताकत मेरे इर्द गिर्द घूमती है, पार्टी मेरे इर्द गिर्द घूमती है, जिसको आप बनाते हैं उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। बड़ी सीधी सी बात है। जिस दिन राना सनाउल्लाह साहब अचानक से इजलास में क्यों आ जाते हैं? 4, 5, 6, 10 दिन पहले क्या बातें होती हैं? अचानक से जनाब खुद गए हुए हैं साहब बहादुर चाइना, और पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, एक कॉन्फ्रेंस भी होती है, एक मीटिंग भी होती है, और उस इजलास में फैसला भी करारदाद पेश कर दी जाती है कि पंजाब ने यह करारदाद पेश की और 3 सूबे बाकी। उनकी जमात, और यार क्या जमात, क्या उनकी जमात? तो पंजाब ही है ना, कितनी और भाई तंजीम के मुताबिक तो आपको 4 सूबों से करना पड़ेगा ना, मेंबर तो आपको 4 सूबों से होंगे ना, तो वो करारदाद ही है ना। और करारदाद पंजाब से आई है, सिंध से आई है सर, असेंबली के बलोचिस्तान से आई है। असेंबली के अंदर भी करारदाद कोई एक शख्स ही पेश करता है ना सर? एक शख्स भाई, असेंबली में सारे सूबों के लोग बैठे होते हैं। मैंने तभी तो कहा काकर साहब यार राणा साहब खुदा वास्ता पंजाब में अगर असेंबली में मैं कल वैसे शाहिद साहब से बात करके कहूँगा वो आपको साथ रखें अपने मैं कोशिश करूंगा भाई पंजाब के अंदर वो भी जब से लिफ्ट नहीं कराई। राणा साहब क्यों नहीं करवाई? वो तो कहते हैं आपका विजिट करवाना। नहीं आप ही क्या कहते हैं जी? नहीं उन्होंने कहा राणा साहब को कोयटा बुलाना है। मनु कोयटा बुलाना वाह शायद इन साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आप एक हीरा हैं और हीरा ऐसी ही जगह भी अच्छा लगता है, और हमेशा आपके लिए दुआ करूं। खैबर पख्तूनख्वा में सर क्या चल रहा है? मैं सड़कों पे घसीटूंगा तो औकात में रहो, लेकिन आज तो ख़त्म हो गया ना सर, कल बल्कि कल ही ख़त्म हो गया ना सर, सुलह हो गई। कितनी देर रहेगी सुलह? जितनी देर कुछ मुफाद परस्त इसको रहने देंगे। मुझे एक बात बताएं, मैंने तो कल कहा था कि KPK का बदमाश कौन, लेकिन ने कहा मैं
गवर्नर ना होता तो इससे बड़ा बदमाश होता। एक ने कहा, और साथ उन्होंने कहा मैं सड़कों पे घसीटूंगा, एक ने कहा मैं कब्जा कर लूँगा, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा मेरे सदके तुम्हें कोई ना कोई मिल जाती है कि मेरा इलाका और तुम्हारा इलाका। मैंने तो हंसा, मैं कि यार वो बड़े छोटे होते, सुना था ना मौला जट थे नूरी नथ थे मौला जट, कोई ऐसी फिल्म थी। मैं कहा ये शुरू हो गया दोबारा, हाँ मार दियांगा, मैं मार दियांगा, तो ये हुकूमत थी यार। लेकिन उसके बाद अच्छी मैं समझता हूँ कि दोनों इतराफ़ से सुनने में आया कि दोनों इतराफ़ से अब ये फैसला हो गया है कि आइन और कानून के मुताबिक रहकर चला जाएगा। ये जो था ना वो ख़त्म हो गया। लेकिन यासर मैं एक बात बताऊँ, आप एक बात नोट कर लेना, मैं बड़ी खौफनाक सी ये ख़बर आपको दे रहा हूँ। ये जो मामला कश्मीर से चला है ना, अगर इसको जल्दी ख़त्म ना किया गया और इसके ज़िम्मेदारान का तयन ना किया गया और इसकी बाबत जो हुआ है उसको ना देखा गया, तो ये सिलसिला खुदा न खास्ता किसी और तरफ ना पहुँचे, और ये नहीं पहुँचना चाहिए। रियासत है, किसी की हुकूमत भी हो, रियासत है, रियासत को रहना चाहिए। हालात इस वक्त वो नहीं है जो मैं और आप बता भी नहीं सकते, और हमें ये बताना भी नहीं चाहिए। हमें पूरी कौम को ना, पूरे पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट को, मैं समझता हूँ कि कल स्पीकर साहब को ऐलान करना चाहिए था कि हम अपना इजलास मुजफ्फराबाद में करेंगे, और वहाँ जाते तमाम कमेटी से मिलते, लोगों से मिलते, उन्हें कहते हैं ये पाकिस्तान आपके साथ है, हमारी जान, हमारा माल, सब कुछ आपका है, आइए बैठिए, तशद्दुद को ख़त्म करें, अमन से बैठें। अगर आप कहें कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर उनको यकीन है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये मैं कह रहा हूं आपको, वज़ीर आज़म जब तब्दील हो जाएगा कोई नया आ जाएगा, लेकिन ये जो रीत पर गई है, इस रीत के बाद जो होगा वो आपको और मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है ना। यासर साहब, एक और खबर, यासर साहब आप क्यों बोल गए आज? कौन सी खबर? नहीं कह रहे आप? कौन सी यार? ये जो इलेक्शन कमीशन ने अचानक 77 नशिस्तें, हाँ 77 नशिस्तें, इंट्रो में मैंने बयान भी किया था। 77 आप इंट्रो जो कह के बाकी बात जो भूल जाते कि लोग इंट्रो सिर्फ देखन उदास भी हो ना, उसका तज़किरा तो किया था मैंने कि आप उस वक्त सुन तो रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 13 नशिस्तें जाती रही हैं, पीपल्स पार्टी और इसमें हाल ये नहीं जा रही, 13 नहीं जा रही, कौमी असम्बली की 13 और 13 नहीं जा रही, बड़े लोगों की बड़ी चीज़ें जा रही हैं। और बली के बकरे तो बनेंगे, बहुत सारे बली के बकरे बन गए हैं। और आपको ये खबर दे दूं, आने वाले दिनों में 4 मिनिस्टर साहब जो है, 4 मिनिस्टर, उनके हल्के खुलने लगे हैं, 4 वजीरों के हल्के खुलने लगे हैं, और जो हल्के खुलेंगे उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि चीखें निकलेंगी। उनकी तकरीरें मांद पड़ जाएंगी, मध्यम हो जाएंगी, या लावा मजीद फटेगा? नहीं, फिर आपको पता अक्सर उसके बाद खामोशी हो जाती होती है, फिर अक्सर उसके बाद पता क्या अल्फाज निकलते हैं, मुल्क के लिए हमें खामोशी से ना इकट्ठे रहना चाहिए, और फिर एकदम अचानक तब्दील हो जाती है। मैंने तो अपनी असम्बली में देखा है। अब तो मैंने कहा 2-3 दोस्तों को, मैं कहा यार ये जो थिएटर है ना बंद कर देने चाहिए, अब सियासी थिएटर चलना चाहिए जो पार्लियामेंट में है। मात्र सही सियासी थिएटर ही है ना। मैं तो इसलिए पार्लियामेंट का इजलास सुनता हूँ कि मुझे ये ऐलान मिले कि जनाब पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम आ गया, पाकिस्तान के गरीबों के लिए ये प्रोग्राम आ गया, पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान यहाँ पर चला गया, पाकिस्तान की तामीरात के हवाले से ये आ गया। लेकिन मैं तो वहाँ पे सुनता हूँ यार ये क्या है, ये किस तरह की गुफ्तगू है, मैं क्या सीखूंगा? आप चाहोगे आपका बेटा सियासतदान बने, मैं चाहूँगा मेरा बेटा सियासतदान बने, कोई चाहेगा कि उसका बच्चा सियासतदान बने। बेटे बच्चे घर में बैठ के क्या देख रहे होंगे कि ये टीवी पे क्या चल रहा है, हम क्या तरबियत दे रहे हैं। हम तो जिनको आइडियल समझते थे, सियासतदान आइडियल होते हैं ना, वो इलेक्शन लड़ते हैं, लोग उनके पीछे नारे लगाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। तो यहाँ पर तो हालात ही कुछ, आइडियलिज्म ही यहाँ पे तब्दील हो गया। यहाँ पे लोगों की जो सिफारिशात हैं वो भी कुछ और तरह की हैं और उस पर अमल दरामद भी कुछ और तरह का है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस के ऊपर मजीद बात की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल पे क्या डायलॉग हो सकते हैं? ये इतनी जो गर्मा गर्मी है, लहजे में नरमी किस तरीके से आएगी? दोनों तरफ कहीं ना कहीं लचक दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ रास्ता निकल सकता है। बसूरत दीगर रोज़ाना के बुनियाद पे एक दूसरे पे नारेबाजी करते रहेंगे। अवामी मफादात के लिए फ़ैसले कौन करेगा? इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं मोहम्मद साहब, आज हमने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुनी, हमने उससे पहले उमर अयूब साहब की तकरीर भी सुनी। राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों कहा कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। आपको लगता है कि इस माहौल में बातचीत हो सकती है, कोई कदम उठाया जा सकता है, या फिर जो स्टैंडर्ड उसूल अपने जहन में रखे हुए हैं उसके बगैर बातचीत किसी से नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है जो आज पार्लियामेंट में हुआ है, जो उमर अयूब साहब ने कहा था, उन्होंने बिल्कुल इस लिहाज से कहा था कि जो प्रेशर था वो टोटल पॉलिटिकल प्रेशर था और उसको नहीं होना चाहिए था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा एज पर आर्टिकल 10, 10A, 14, 15, 16, 17, 18 इन सब को सामने लेकर करे तो वो प्रेशर ओरिजिनली इन सब को वायलेट करता है, या उसके अंदर जो जो चीज़ें वो वायलेट करती है। अब आ जाती है बात ख्वाजा आसिफ साहब की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो सबसे ज़्यादा बदजुबान और बदतमीज लोग हैं उनमें से ख्वाजा आसिफ साहब सर फहरिस्त हैं। ठीक है, इनको अपनी जो ये वो लोग हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब और नुसरत भुट्टो साहब के लिए सबसे ज्यादा गलीज किस्म की कैंपेन की थी। ये इन लोगों का वतीरा है। अब आ जाती है बात, असल चीज आ जाती है, बॉटम लाइन हो जाती है कि जो ग्रैंड डायलॉग है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पाकिस्तान इज एट द ब्रिंक ऑफ मेनी प्रॉब्लम और ये हमें नहीं करनी चाहिए। अब डायलॉग कौन करेगा, कैसे करेगा? देखिए, बात ये हो जाती है कि इस वक्त मैं दबा हुआ हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोगों ने कॉर्नर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप मुझे कॉर्नर में और ज्यादा दबाएंगे तो फिर मैं तो, जैसे वो होता है ना कॉर्नर टाइगर्स होते हैं, हम तो पंजा मारेंगे, हमें तो हमारा वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू लूज, सो हम तो वो करेंगे। लेकिन असल उसूल ये होना चाहिए कि जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर बैठे हुए हो तो आप वहां से इनिशिएट करते हो। इनिशिएट हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होता है। अगर पोजीशन ऑफ वीकनेस वाले से आप करवाओगे तो वो इंटिमिडेशन कहलाता है। फिर उसके बाद ये हो जाती है, वो डायलॉग नहीं होता, वो डिक्टाट हो जाती है। तो अगर आप मेरे नजर से देखें तो सबसे पहले जो सो कॉल्ड ताकतवर हर के, उन्होंने आके इस चीज को इनिशिएट करना है। दे कैन बी आइदर the initiators or they can either be guarantors or they can be whatever they want to call it। लेकिन at the end of the day बात क्या होगी? बात एक चीज होगी कि पाकिस्तान जो बना था, या पाकिस्तान का जो आइन बना था, वो पाकिस्तान एज अ स्टेट को चलाने का तरीका बताया था। अगर आप उस आइन को नहीं फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान जो आज है वो इसी वजह से है, पाकिस्तान आइन पे नहीं चल रहा था। पाकिस्तान आइन पे इसलिए नहीं चला था कि आप देख रहे हैं जो मार्शल लॉ हुए थे वो आइन के खिलाफ थे, और उसको जिन्होंने एक किस्म का उसको लेजिटिमाइज किया था वो आइन के तहफ्फुज वाले लोग थे, उन्होंने गलत चीजों को लेजिटिमाइज किया है। सो दे आर इक्वली पार्ट ऑफ इट। फिर हम लोगों ने देखा है नजर जरूरत आज भी चल रही है। नजर जरूरत कैसे आज चल रही है कि पिछले साल 2 सूबों के इलेक्शन होने थे, वो आइन के तहत होने चाहिए थे विद इन 90 डेज, वो नहीं हुए। क्यों? नजरिया जरूरत के तहत। इसी नजरिया जरूरत की वजह से आप अगर देखें तो मेरी नजर में जो 9th में जैसे घनावना वाकया हुआ है वो इन चीजों की वजह से है। जब आप गलत तरफ चलते हैं, जब आप गलत चीजों को फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं ना, पैड़े कम में दे पैड़े कंसिक्वेंसेस। ठीक है, ये सारी चीजें एक किस्म की उसकी एक आप ये से सीक्वल होनी शुरू हो जाती है इनका। अब मैं ये बता दूं कि पिछले 2-3 दिन में जो कश्मीर में हुआ है, जिस तरीके से कश्मीरियों को इन लोगों ने हाई हैंडेड लिहाज से उनको एड्रेस किया है, बिल्कुल आज से कोई 1.5 साल पहले 25 मई को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे जो हमारा आईनी हक है, इन लोगों ने PMLN और पीपल्स पार्टी वालों ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, दैट वाज गैर आईनी और बहुत गलत तरीके से था। सारी हमारे साहब आरिफ अलवी साहब की एंट्री, और आरिफ अलवी साहब की एंट्री के फौरी बाद मुज़ाकरात की बात बड़ी तेज़ से चल पड़ी।
और आरफ अलवी साहब के मतलब मशहूर है कि उनके रवाबत भी हैं, किसी तरीके से मामला हल हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा जेल में मुलाकात के बाद कि कप्तान बहुत कुछ करने को तैयार हैं। तो क्या समझते हैं कि आरफ अलवी साहब की एंट्री जो है वो मामलात को दुरुस्त कर देगी? देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूं कि वो कर देंगे। दो तीन वजूहात हैं। एक, आरिफ अलवी साहब जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत पुराने लोगों में से हैं, बहुत ज्यादा पुराने शुरू के लोगों में से हैं। नंबर 2, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सबसे बड़ी पोजीशंस होती हैं, सेक्रेटरी जनरल, वो भी रह चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने स्टेट पोजीशन, जो सबसे बड़ी स्टेट पोजीशन है एज अ प्रेसिडेंट जो उनके साथ है, वो भी एक बहुत बड़ा और जिम्मेदाराना किस्म का होता है। तो उनकी ऑब्वियसली उनकी सारी चीजें मैं ये समझता हूँ वुड बी अ वेरी नाइस वेलकम। और ये एक हवा का ठंडा झोंका होगा जो आजकल की जो हीट हुई है उसको एड्रेस करने के लिए। नंबर 2, वो इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर है। उसके अलावा उनकी जो आर्टिकुलेशन है बात करने के, वो भी बहुत अच्छा तरीके से करते हैं। उनको बड़ा अबूर हासिल है, अच्छी मिसालें देते। जैसे पिछले दिनों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का उन्होंने रेफरेंस दिया था कि जब आप डिसाइड करें तो आपने दोनों पार्टियों से सुन के डिसाइड करना है, और कुरान का रेफरेंस दिया था। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा होगा और अच्छी स्टार्ट होगी। लेकिन सवाल ये हो जाता है, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जो बाकी की जो पार्टीज है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा के जो बाकियों की जो बात कर रहा हूँ, वो लोगों का दिमाग क्या कर रहा है? क्या उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा के, आइसोलेट करके, प्रेशराइज करके, इंटिमिडेट करके करना है? तो फिर तो ये बात नहीं बनेगी। अगर उन लोगों ने जेन्युइनली ये समझना है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको लेकर चलना है, तो फिर मेरे ख्याल में वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये याद रखें, रास्ते हमेशा होते हैं, लेकिन उसके लिए आपके दिल के अंदर खुलूस होना चाहिए। ये ना हो कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप आए स्ट्रेंथ के लिहाज से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी जिंदगी से आप नमूना हासिल करें। और जब वो आए थे फतह मक्का के टाइम पे, तो स्ट्रेंथ की बेसिस पर आए थे। वहां पे उन्होंने आम माफी दी थी और लोगों को कहा था कि आओ ये बात करो, और दैट इज हाउ होना चाहिए। यानी रास्ता निकल सकता है, और मुफाहमती रास्ता जो है वो साबिक सदर के जरिए भी निकल सकता है। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कश्मीर के इशू पे मजीद बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वो हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज से 11 माह पहले, यानी तकरीबन 1 साल पहले जिस तहरीक का आगाज़ हुआ था, उसके मुतालबात बुनियादी क्या थे, इस बारे में कितनी डिस्कशन हुई, टेबल टॉक के बाद नतीजा क्या निकला, कहाँ से ये मामला ख़राब हुआ और इसके असरात किस तरीके से पड़ सकते हैं सियासी तौर पर, अवामी तौर पर और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर। तो बिला ताख़ीर बढ़ते हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक खान साहब ने। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसल जमाल, मेंबर हैं जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के, और ये वही अवामी एक्शन कमेटी है जिसके मुतालिबात मंजूर नहीं हुए थे तो उन्होंने कॉल दी थी आवाम को कि आप सड़कों के ऊपर निकलें। तो सबसे पहले तो सरदार अतीक साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें बात यहाँ तक भी पहुँची कि 23 अरब की ग्रांट की मंजूरी पाकिस्तानी हुकूमत ने दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी मुजाहरे कम ना हुए, बुनियादी गलती कहाँ पे हुई? बड़ा अच्छा फैसला आज हुकूमत पाकिस्तान ने किया है और उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी, आर्मी चीफ भी और सारे लोग बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जायज़ मामलात और मसाइल पर तवज्जो दी है। दूसरी बात यह है कि ये मामलात और मसाइल कोई 1 साल के या 6 महीने के नहीं है। ये 60s में जब बंगला डैम बना है उस वक्त से ये बात बहस थी कि जो इलाका इतनी बड़ी तादाद में इरीगेशन के लिए पानी मुहैया कर रहा है, जो इलाका इतनी बड़ी तादाद में सारे पाकिस्तान को बिजली मुहैया कर रहा है, तो उस इलाके की अपने अंदर जो ज़रूरत है वो किस तरह पूरी की जाए। कितनी आवाज़ आ रही है? आवाज़ ड्रॉप आ रही है? जी 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 सर, आ रही है आवाज़। मेरी बात आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सरदार साहब आवाज़। जी मैं गुजारिश कर रहा था कि ये शुरू से ये बात बहस थी कि आज़ाद कश्मीर की थोड़ी सी ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में कई हज़ार मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि आज़ाद कश्मीर की अपनी टोटल ज़रूरत जो है कमर्शियल भी इंडस्ट्रियल भी वो 400 से 500 मेगावाट तक की है। इस इलाके को लोड शेडिंग फ्री करा दिया जा सकता है।
इस इलाके के अंदर बिजली जो है कम नरखों पर की जा सकती है। वो जो फ्यूल चार्जेस हैं, ये हाइड्रो जनरेशन है सारी, इसमें फ्यूल खर्च ही नहीं होता। तो इसलिए बेशुमार बातें ऐसी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी को भी मुबारकबाद हो कि उसमें बड़े तजुर्बाकार, बड़े संजीदा सियासी कारकुन थे, बड़े बेवतन लोग थे, उनका एक जायज़ मुतालबा था वो पूरा हो गया और आज उसके बाद हालात को ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता सियासी जमातों का काम काज जो है वो लपेटा गया हुआ है और वहाँ नज़रियाती काम जो है उसको भी बहुत महदूद कर दिया गया वक्त के साथ साथ। और आज़ाद कश्मीर यूँ लगता है जैसे कोई बाज़ीज़ अतफ़ाल है, जैसे कोई लैब है जिसमें कोई नए किस्म के तजुर्बात जो हैं वो करने के लिए किए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा हालात हैं, आज़ाद कश्मीर 82% लिटरेसी रेट है आज़ाद कश्मीर का। जब ये आज़ाद हुआ था तो उस वक्त 3 या 4 हाई स्कूल थे। ये सारा प्रोसेस, सारी डेवलपमेंट किसी मुजाहरे के बगैर, किसी गिरफ्तारी के बगैर, किसी गोली चलने के बगैर हमारी क़यादत ने और हमारी लीडरशिप ने और हमारी सियासी जमातों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। ये सियासी प्रोसेस पिछले कई सालों में मुतासर कर दिया गया और ख़ास तौर पर जो कायद आज़म की कश्मीर पॉलिसी थी कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कायद आज़म की जमात है कश्मीर के अंदर और उसकी मौजूदगी में कोई दूसरी जमात ना हो, तो उस पॉलिसी को ख़राब कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती इंतशार भी पैदा हो गया, आज़ाद कश्मीर में सियासी रस्साकशी भी पैदा हो गई, आज़ाद कश्मीर में इलाकाई आवाज़ें भी उठनी शुरू हो गई, आज़ाद कश्मीर सरदार साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। जरा फैसल जमाल साहब से पूछे ना, जो एक्शन कमेटी के बड़े एक्टिव मेंबर हैं। जमाल साहब, क्या वजह है कि मुतालबात पूरे होने के बावजूद भी मुजाहरे नहीं रुक रहे? अभी बहुत सी ऐसी खौफनाक खबरें आ रही हैं जिससे दिल बहुत ज़्यादा रंजीदा है। फैसल जमाल साहब आपसे तो गुजारिश ये है कि बिल्कुल ये बदकिस्मती है, तो बड़ी अफसोसनाक ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं और एक्शन कमेटी के जो लोग मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं वो इन हालात पर काबू पाने की भरपूर उनकी कोशिश है और इंशाल्लाह हालात को नॉर्मलाइज़ करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें हो गई, जो मुतालबात तस्लीम किए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, हम फेडरल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया उस पर अदा करते हैं और जिस तरह आवाम ने, लोगों ने अपने मुतालबात को लेके एक यकजहती का इजहार किया पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो पहली बार हुआ है इन 76 सालों में कि लोगों ने जो डिवीज़न्स कायम की गई थी मुख्तलिफ़ इलाकों की, लिसानी हवाले से, इलाकाई हवाले से, फ़िरक़ों के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बरादरी के हवाले से डिवीज़न्स थी, वो सारी की सारी ख़त्म करके और चंद मुतालबात लेकर उन्होंने हुकूमत के साथ 1 साल तक मुसलसल डायलॉग भी किया और बड़े पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। ये जो 4 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ हुकूमत की तरफ से, उस पर अगले 3 माह तक अमल दरामद ना हो सका बदकिस्मती से, इसलिए 11 मई की कॉल दी गई और ये कॉल भी पुरअमन ही रहती। इसमें 8 तारीख़ को जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने एक डुडियाल में जो कार्रवाई हुई है उसके साथ सारा ये मामला जो है क्रिएट हुआ। उसके बाद तो चीज़ें जो हैं उनको इस तरीके से ज़रूर देखना चाहिए कि लोग अपने हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं और उनकी जो बात है वो किस लेवल की है और उसके अंदर कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है, चीज़ को इस तरीके से लेना चाहिए। और मुख्तलिफ़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी बीच में ऐड कर दी जाती हैं, तो वो ऐड करने की ज़रूरत कोई नहीं है। चीज़ों को उस तनाज़ुर में लेना चाहिए जिस तरह लोग बात कर रहे हैं। चूँकि मुज़ाकरात मुसलसल गवर्नमेंट के साथ ही हो रहे थे, वज़रा के साथ हो रहे थे, तो वो सारे लोग लूप में थे, उन्हें पता था कि मुज़ाकरात जो है किस तरह के हैं और क्या एविडेंसेस और क्या डॉक्यूमेंट्स उनको आगे दिए जा रहे हैं अपनी बात की सदाकत के लिए। तो बहरहाल जो नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं उसे अब कंट्रोल करने की इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर लोग सारे ही मौजूद हैं और राब्ते में भी हैं, उनसे मुसलसल रब्ता भी हो रहा है। सरदार तीक साहब, आप क्या समझते हैं कि इतनी देर से ये कैंपेन चल रही है, इसमें हुकूमत का कितना कसूर? जी,
देखिए ये मामला बहुत पहले हल हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल मैं समझता हूँ, ये बात में इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बात जायज़ बातें हैं। ये जब मंगलम डैम बना है उस वक्त से लोगों के पास जायज़ मुतालबात चले आ रहे हैं। मीरपुर में पीने के लिए पानी है, वो रियाम ब्रिज है, चक रियाम ब्रिज है, वहाँ साथ इरीगेशन के लिए पानी है, वहाँ ड्रिंकिंग वाटर है। कुछ मामला और मसाइल ऐसे जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दिन दिहाड़े, और उस पर हम सब लोग जब हुकूमतों में थे तो हमारी खतो किताबत मर्कज़ी हुकूमत के साथ जारी रही है, और उसमें सारे पॉइंट्स इनको एलेबरेट किया गया, इन पर डिस्कशंस हुई हैं, हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी मीटिंग्स के मिनट्स मौजूद हैं मुजफ्फराबाद पीएम ऑफिस में और इस्लामाबाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में, कि हमारी सारी वो मुलाकातें होती रही हैं। तो ये साल से ये मामला, इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था कि ये मामला इतना इश्तियाल पैदा होने से बहुत पहले अंदर बैठ के बहुत आराम से ऐसे तरीके से करना चाहिए थे कि गिरदो पेश में किसी को एक्सप्लाइट करने का मौका न मिलता। हिंदुस्तान का मीडिया देखें, हिंदुस्तान का टीवी देखें, अब हमारे घर की बात है, और ये बड़ी तादाद में एक्शन कमेटी में जो लोग हैं, बड़े मुहिब वतन लोग हैं, बड़े सियासी सिपाही मारूफ लोग हैं, लेकिन ये है कि इसकी एक्सप्लाइटेशन जो है उसको आप देखिए कि किस कदर हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बर वक्त चीज़ों को नोटिस लेना चाहिए। अब ये भी कुछ ज़्यादा अच्छी मिसाल कायम नहीं हुई है। कल केपी वाले हो सकता है ये कहें कि अच्छा जी आज़ाद कश्मीर में ये हो गया है, लोगों ने इस तरह एहतजाज किया है, उनकी बात मान ली गई है, तो हमारी बात भी हम भी एहतजाज करते हैं। ये सारी बातें अंदर बैठ के होनी चाहिए थी और बाइज्जत तरीके से होनी चाहिए थी, और सियासी प्लेटफार्म पर होनी चाहिए थी, और सियासी हुकूमतों के दरमियान होनी चाहिए थी। आज़ाद कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का कोई सियासी यूनिट नहीं है, इंतजामी यूनिट नहीं है, ये पाकिस्तान का नाजुक तरीन दफाई हिसार है, और कायद आज़म ने इसे इशारा कहा है पाकिस्तान की जिंदगी और का रास्ता इधर से गुजर के आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके जो मामलात हैं उन्हें प्रायोरिटी पे हल करना चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं उस पर सारी कौम को बिल बैठना चाहिए, अवामी नुमाइंदों को बिल बैठना चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान के माहिरीन को चाहिए कि वो ये फ़ज़ा ख़राब होने से पहले इसको ठीक करने के लिए इक़दाम करें। अच्छा फैसल जमाल साहब, ये बताइएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई, मुतालबात तो मान लिए गए, मुतालबात के ऊपर अमल दरामद भी हो जाएगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है और गिरफ्तारियां होती हैं तो क्या आप मज़ाहमत करेंगे या फिर मुफाहमत का रास्ता अपनाएंगे? तो गुजारिश ये है कि जब इस लेवल की कोई मूवमेंट होती है या तहरीक होती है तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स उसमें बाज़ औक़ात हो जाते हैं इस तरह के। जैसे मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि 1946 में कायद आज़म ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, तो उनका मुराद ये थी कि हड़तालें होंगी, जलसे जुलूस हो गए, लेकिन कुछ का कुछ हो गया, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ थी। तो इसी तरीके से ये जो आज का वाक़या हुआ, अब देखना ये है कि जब एक चीज़ तय हो गई है तो फिर उनको आसानी से जो है वो इंतज़ामिया या दीगर लोग उसको वापस भेज सकते थे, लेकिन अब मैं इस पर मज़ीद ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि लोग जो है वो राब्ते में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर शक्ल इख्तियार कर जाएँ। फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि राब्ते में कितने % चांस हैं कि आज रात तक ये मामला ठीक हो जाएगा और लोग पुरअमन हो जाएंगे? जी मैंने गुजारिश आपसे यही की है कि लोग जो हैं वो एक्शन कमेटी के लोग जो हैं वो तकरीबन मैक्सिमम तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, और वो सारे इस चीज़ को देख भी रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में जा भी रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं, और अपनी भरपूर उनकी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह मामला जो है उनको बेहतर किया जाए। सरदार साहब, आप समझते हैं कि सियासी अमायदीन और कायदीन इस वक्त कोई रोल अदा कर सकते हैं? देखिए ये मामला जो है, जैसे मैंने गुजारिश की है कि ये बहुत देर पहले से ज़ेर बहस थे और उनको बहुत सियासी तरह से सियासी प्लेटफॉर्म पर हुकूमतों की सतह पर मुज़फ्फराबाद और इस्लामाबाद के दरमियान मिल बैठ के हल होना चाहिए था। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एसोसिएट करना चाहिए ताकि उनकी राय, उनकी इनपुट शामिल हो जाए। तो ये मामला मैं समझता हूँ कि अब जिस स्टेज पर पहुँचे हैं, एक मरला तो हल हो गया है, अब अगला मरला ये है कि इसका जो फॉल आउट है, इसके जो बाकी असरात हैं उनको कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, और जाहिर है कि एक्शन कमेटी के लीडरान के लिए ये बात बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी की है, बड़ी चैलेंज की है कि वो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर चुके। ये जो मौजूदा सिलसिला हुआ है ये सारे का सारा अवामी एक्शन कमेटी के, ट्रेड यूनियन के या हमारे ट्रेडर्स की एक्शन कमेटीज़ हैं, सारे आज़ाद कश्मीर से लोग इसमें इन्वॉल्व और बड़े जिम्मेदार लोग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको हल हो जाना चाहिए, खुदा करेगा ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह।
खुदा करे कि ये मामला हल हो, खुश असलूबी से हल हो और मामलात बेहतरी की समत में गामजन हो जाएं। बहुत शुक्रिया अतीक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया फैसल जमील साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।